अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, इमरान खान के सूबाई असम्बलियों से बाहर आने के ऐलान के बाद से वफाकी हुकूमत और PDM की जमातें मुख्तलिफ ऑप्शंस और मुख्तलिफ प्लान दे रही थी कि किस तरह से हम सूबाई असम्बलियों को बचा सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं सूबाई जो सतह पर है वो इलेक्शन करवाने पर और इलेक्शन लड़ने पर भी बातचीत कर रही है, आमादगी जाहिर कर रही है। लेकिन जबकि वफाक पर वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और वफाक को किसी सूरत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अभी तक असम्बलियों से बाहर नहीं आए हैं और उन्होंने असम्बलियों तहलील करने या इस्तीफे देने के हतमी फैसले तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन ये बात भी ज़ेर गौर है, ये बात भी डिस्कस हो रही है कि मुख्तलिफ PTI की जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं या ख़ासकर जो सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं, वो इस पर अभी मुत्तफिक नहीं है कि हमें असम्बलियां छोड़नी चाहिए। तो शायद इसीलिए अभी किसी भी फैसले पर हतमी तौर पर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अगर सूबाई असम्बलियों से इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, असम्बलियां तहलील हो जाती हैं और इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाता है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा सियासी फ़ायदा किसको होगा? क्योंकि इस वक्त PDM तो किसी सूरत पर वफाक को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अगर वफाक के साथ PDM इलेक्शन में जाएगी तो फ़ायदा कैसे उठाएगी? और इमरान खान वफाक के साथ जो कि PDM के पास है, उसके साथ क्या इलेक्शन पर एग्री हो सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अहम खबर आज की ये है कि डॉक्टर असद मजीद, जो कि साबिक सफीर अमेरिका में हैं, जिन्होंने वो साइफर भेजा था जिसको इमरान खान ने साजिशी कहा था कि ये साजिशी है, साइफर है जो कि अमेरिका ने किया और यहाँ पर PDM ने उससे फ़ायदा उठाया और PDM ने उसको कैश किया। और वो साइफर बनाने वाले जो साबिक सफ़ीर हैं, इस वक्त वो बेल्जियम में सफ़ीर हैं, लेकिन उनको सेक्रेटरी खारजा इस गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर दिया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इतनी कंट्रोवर्शियल शख्सियत को इस वक्त सेक्रेटरी खारजा बनाने का मकसद क्या है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी पहले हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करूँ। हमारे साथ हैं सलमा भट्ट साहिबा, PMLN की सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे जुल्फ़िकार अली बदर, स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ मैं सबसे पहले जुल्फ़िकार अली बदर आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि अहम मामला ये है इस वक्त जो वजारत खारजा है वो आपके पास है, बिलावल साहब के पास है, और एक ऐसी शख्सियत को सेक्रेटरी खारजा लगाया गया है जिस पर पहले ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं कि वो एक साइफर, साजिशी साइफर में मुलव्विस हैं या उन्होंने भेजा। तो आपने उनको किस तरह से सेक्रेटरी खारजा की पोस्ट पर लगा दिया है? ये जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या दिस इज करेक्ट डिसीजन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, डॉक्टर असद मजीद साहब की अगर आप हिस्ट्री को देखें, ये काबिल अफसर हैं और बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं। इनमें बहुत काबिलियत और अहलियत है। अगर अमेरिका में किसी को सफ़ीर लगाया जाता है या यूरोपीय यूनियन के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, ये जापान में भी सफ़ीर है, तो ये किसी ऐसे शख्स को नहीं लगाया जाता जिसके ऊपर काबिलियत पे शक हो। बहुत चंद मखसूस लोग होते हैं जो इस पॉइंट पे पहुंचते हैं और उनको अमेरिका के अंदर तैनाती मिलती है। असद मजीद साहब उनमें से एक हैं। और इसके ऊपर अगर उन पे ये शक करना कि उन्होंने वो साइफर अपनी मर्जी से लिखा था या उनके ऊपर कोई इल्जाम है या कोई मामला है, देखें, वो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदा थे। अगर उनको किसी ने कहा या उन्होंने वो साइफर लिखा तो उस साइफर के ऊपर तहकीकात हो रही हैं। तो जब हालात सामने आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनकी जात और उनकी काबिलियत के हवाले से उनके ऊपर नुक्ता नहीं उठाया जा सकता, नुक्ता एतराज नहीं उठाया जा सकता। डॉक्टर साहब की कॉम्पिटेंसी को, उनके पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको लगाया है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की मुशावरत और मामला शामिल होंगे। इसलिए इसके ऊपर हम कोई ऐसा पॉइंट नहीं कर सकते कि किसी काबिल अफसर को एक किसी इकदाम के ऊपर आप उसको इतनी बड़ी सजा दे दें कि अगर वो किसी चीज के ऊपर डिजर्व करता है और उसको नहीं, फिर लेकिन वहां आपने पे ना जैसे कहा कि लगाया जाए। इसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन देखिए, हो एक रही है, चीज मैं जैसे आपने कहा क्लैरिफाई कि करना चाहूंगा। इन्वेस्टिगेशन, जी। एक चीज मैं
कि डॉक्टर साहब ने वो साइफर लिखा है, लेकिन उनके ऊपर कोई इक़दाम जुर्म नहीं है, कि उनके ऊपर कोई पीपीसी का कोई कानून लागू नहीं हो रहा, कि उनके ऊपर कोई ऐसा इक़दाम ऐसा जुर्म लगाओ कि जिसकी वजह से वो क्रिमिनल ऑफेंस उनके ऊपर लगाओ और वो क्राइम को फेस कर रहे हो। तो ये अच्छा एक चले इंटरनल अच्छा इंक्वायरी अच्छा जो कि वो फेस जैसे कर कि जुल्फिकार और आप उनको खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया है, इसके ऊपर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अच्छा है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और अपना अच्छा काम जी करें, जुल्फकार, लेकिन अगर ईमानदार। इंक्वायरी हो जाती है और उसमें उनका कोई रोल नहीं होता, तो दैट इज एंड द अदर वे कि तब उनकी अपॉइंटमेंट होती। चलें इसको लेट्स सी कि आप लोगों किस तरह से ये डिसीजन किया है। लेकिन सलमा बट साहिबा, क्या फिर ये समझा जाए कि इस वक्त वफाकी हुकूमत भी साइफर को दुरुस्त मानती है और इसीलिए डॉक्टर असद मजीद को उन्होंने सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर किया है? जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। मुझे पहले बताइए, साइफर का प्रॉब्लम किसको था? क्या मुस्लिम लीग नून को था या पीपल्स पार्टी को था? साइफर का प्रॉब्लम था खान साहब को। साइफर का जो एक झूठा खत निकाल कर लहराया गया, वो खान साहब ने लहराया, पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो उनके लीडर हैं। और जो इमरान खान साहब ने वो खत लहराकर उसके ऊपर जो झूठा बयानिया बनाया था, उसका धड़न तख्ता तो उन्होंने खुद कर दिया। उन्होंने तो कह दिया कि अमेरिकी साजिश मेरे जाने के पीछे नहीं है, वो बैक ऑफ कर गए इससे। और उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरे तो जाने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, वो बैक ऑफ कर गया अपने तमाम उसमें आने से। वो जो गुलामी और से निकाल के लोगों को आज़ादी पर ले जाने की जो ट्रक की बत्ती थी, फिर जो गद्दारी की ट्रक की बत्ती थी, फिर जो एस्टेब्लिशमेंट को जो इतना बुरा भला कहने की ट्रक की बत्ती थी, उन सब से वो खुद कर चुके हैं। लिहाजा साइफर उनका प्रॉब्लम था और वो उससे मुकर चुके हैं, वो उससे बैक ऑफ कर चुके हैं। नहीं, यानी कि अगर जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर असद मजीद साहब ने ये साइफर लिखा है और उसके कंटेंट के ऊपर आप एग्री करते हैं, आप जाहिर है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत को अपॉइंट कर रहे हैं, उस पर बिलीव कर रहे हैं। ये बात बहुत दफा पहले हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये तो इशू मजीद अब डिस्कस करने वाला भी है। जो साइफर लिखा गया, जो असद मजीद साहब ने अपने डोमेन के अंदर रह के अपने रूल्स और प्रोसेस के अंदर, एक प्रोसेस का हिस्सा था जो साइफर लिखा, जो रिसीव हुआ, जो जिसका जो भी ड्यू प्रोसेस था वो ड्यू प्रोसेस में आया। और ये कोई पहला और वाहिद साइफर नहीं है। साइफर आना एक रूटीन मैटर है, मुल्कों के दरमियान साइफर से ही कम्युनिकेशन होती है। लेकिन उसमें था ना, वो साइफर इतना सादा नहीं था ना। डॉक्टर असद मजीद साहब ने लिखा था कि उसमें इमरान खान की हुकूमत को तहरीके अदम एतमाद के जरिए घर भेजना था, उसको कामयाब करवाना था। ये था, ये एक बयानिया है जो इमरान खान ने बुनने की कोशिश की थी, जो गिर चुका है, जो तबाह हो चुका है। ये साइफर की रीडिंग नहीं है, ये साइफर की लाइंस नहीं है। राइट जी ठीक है। शौकत बसरा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त डॉक्टर असद मजीद को सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर करना साइफर की कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वही असद मजीद साहब हैं, जब इनको कौमी सलामती कमेटी ने तलब किया, इन्होंने वर्ड बाय वर्ड इंडोर्स किया उस साइफर को और उसके अल्फाज को। मेरे ख्याल में ये हम जो गुफ्तगू और बहस कर रहे हैं, ये तो सिर्फ वो वक्त जाया करने के मुताबिक है। हमारी कौमी सलामती कमेटी जो हाई पावर्ड होती है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तमाम हमारी जो एजेंसीज हैं उनके लोग, उसमें वजीर आजम, उसके वज़रा, उसको इंडोर्स करने के बाद डिमार्च किया गया और सख्त अल्फाज में नापसंदीदगी का इजहार किया गया। ये एग्जीक्यूटिव फैक्ट है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। फिर इनको छोड़ दी, खुद इनके वजीर आजम जो कहते थे कि ये सब फ्रॉड है, ये खुद तैयार किया गया है, बिलावल साहब की यही स्टेटमेंट आई तो ये बिल्कुल झूठ है। जब उसके बाद प्रूव हो गया तो उन्होंने कहा कि ये साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी। तो ये बात तो पहले हमें सबको इसमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए कि एक वायसराय अमेरिका, जिसके हम सब गुलाम हैं, हम उनकी राय है, उस राय को हुक्म आया अमेरिका की तरफ से। तो अब इसको तो मेरे ख्याल में कोई मजीद बहस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे तो मैं ये समझता हूँ कि असद मजीद को इन्होंने किसी खारजा लगाने के बाद हमारे मौक़िफ़ को और तस्लीम किया है। एक जरूरतमंद, एक दलेर ब्यूरोक्रेट जो वज़ारत खारजा में एक वसी तजर्बा रखता है, ना वो अमेरिका में किसी के प्रेशर में आया, ना किसी और के प्रेशर में आया, तो मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम उठाया है
एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे दलेर आदमी को जिन्होंने कोई प्रेशर फेस नहीं किया और हक और सच की बात जनते की चोट पे कही और अपने मुल्क के मफाद को कुर्बान नहीं किया, जब उनको धमकी दी गई उन्होंने वही जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, जो कौमी जिम्मेदारी थी, उन्होंने वर्ड बाय वर्ड पाकिस्तान को पहुंचाई। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, मेरे जितने कलीग आपके साथ बहस कर रहे हैं मैं खुद यही गुजारिश करूंगा, देखिए हम एक झूठ को कितनी दफा बोलेंगे कि उसको ये समझ आने लगे कि ये सच है। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, वो सच है। आज भी वो साइफर बाजार से खारजा में मौजूद है। राइट जी, ठीक है। एक मिनट आलिया, मैं सुन रहा था, मेरी को करीब कह रही थी कि ऐसे साइफर तो आते रहते हैं। अच्छा, मुझे कोई ऐसा साइफर बता दें जिसमें ये लिखा गया हो कि इमरान खान को निकाल दिया जाए, अगर इमरान खान वजीर आज़म रहा तो इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान वजीर आज़म से फारिग हो गया तो हम तमाम गलतियां माफ कर देंगे। ऐसा कोई साइफर मुझे, कोई मेरा कुलीग, कोई मेरा दोस्त जो आपके प्रोग्राम में मौजूद है वो मुझे दिखा दे, मैं कैसे छोड़ दूंगा। या कम से कम इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कम हद गर्मी, जिद, झूठ। जी ठीक है, आपका मौकफ आ गया। बसरा साहब, मैं लास्ट इसकी के ऊपर ये डॉक्टर असद मजीद की तैनाती के ऊपर लास्ट कमेंट चाहूंगी कि जुल्फकार अली बदर साहब, शौकत बसरा साहब ने अब अपना कमेंट दिया, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने एक्चुअली डॉक्टर असद मजीद की शख्सियत या उनकी काबिलियत के ऊपर बात नहीं है, बात यह है कि एक मौक़िफ़ था पीटीआई का, और डॉक्टर असद मजीद क्योंकि वो लिखने वाले थे साइफर, उन्होंने भेजा, और अब वो जैसे कि मैंने भी कहा कि आप लोग इसको फिर साइफर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ की आप हमायत करते हैं। देखिए, ये जो खान साहब का मौक़िफ़ था ना, वो कहते थे अमेरिका की साजिश है। अमेरिका का ये नहीं था, ये पाकिस्तानी एम्बेसडर ने भेजा था। ये पाकिस्तानी वजारत खारजा के वो तर्जुमान है, ना कि वो किसी अमरीकी महकमे के तर्जुमान थे। ये उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा, जो भी उनको कहा गया तो उन्होंने वो लिख के भेज दिया। अब उसके अंदर चीज ये आती है कि इसके अंदर अगर कोई मदाखलत थी या वो था, नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर इस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बयानिए को, इस मामले को दफन कर दिया। अब उसके बाद इसके ऊपर मजीद बहस करना मैं समझता हूँ ऐसे टाइम का ज़िया है, और इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है साइफर के ऊपर। मजीद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये क्या मामला था। और सबसे आखिरी बात जो इस चीज के ऊपर है कि खान साहब ने अपने मौक़िफ़ से जो है ना वो पीछे हट गए, वो खुद पीछे हट गए हैं। अमेरिका जी, अमेरिका की साजिश है ही नहीं। जी तो ठीक है, जब खान साहब ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए, जी ठीक तो है, इसका मतलब जी ठीक है, ब्रेक शामिल करनी है। और बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका की साजिश नहीं थी। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर उनकी हुकूमत नहीं भी गिराई, उनका कोई रोल नहीं भी है, तो उन्होंने बचाई भी नहीं है। उनका ये शिकवा और शिकायत बिल्कुल हमने भी सुनी है। यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सूबाई असम्बलियों को किस तरह से वफाकी हुकूमत बचा सकती है। अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील होंगी तो इलेक्शन का फायदा किसको होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जिस तरह से हमने देखा है कि जब तक इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, पीडीएम की जमातें और वफाकी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें इमरान खान को इस बात पर लेकर आ रही थी कि वो अपनी सूबाई असम्बलियों से बाहर निकलें, तब जाकर फिर इलेक्शन की बात होगी और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जब इमरान खान साहब अब असम्बलियों से निकलने की बात कर रहे हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको सबसे पहले तो असम्बलियाँ बचाएंगे या फिर इन्हीं सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन करवाएंगे। सलमा भट्ट साहिबा, जब आप लोगों का ये पोजीशन थी, आप लोगों ने ये पोजीशन ली थी कि इमरान खान साहब सूबाई असम्बलियों से बाहर आ जाएं, अगर वो वाकई इलेक्शन चाहते हैं तो हम इलेक्शन कल कॉल कर देंगे। अब तो ये बात हो गई है, तो आप लोग फिर अपने मौक़िफ़ पर कायम क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं इलेक्शन कॉल करते? मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर आ गए? जी, वो इसी से हो गए? असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं?
कुछ भी नहीं हुआ ना, ये तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स है ना, और उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स, मैं आपको 20 और स्टेटमेंट्स बताऊं जो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला हुआ। आपने देखा नहीं साइफर वाली स्टेटमेंट, आपने देखी नहीं खत की स्टेटमेंट, आपने देखी नहीं स्टैब्लिशमेंट उनका यू टर्न, आपने देखी नहीं उनके जो कुछ नए इलेक्शन छोड़ के जो लॉन्ग मार्च का जो एजेंडा था, कहाँ गया आज वो? जहाँ लॉन्ग मार्च गई वहीं वो एजेंडा चला गया। वो तो हर रोज एक नया जुमला बोल देते हैं, और वो जब अगर उनको वो इतने ही अपने कहे पे डटने वाले हैं, और वो जो अपने बकौल अपने बारे में जो कुछ कहते हैं वो है, तो उसमें से कोई एक चीज करके भी दिखा देना। कर तो कुछ नहीं पा रहे वो। अच्छा। और रही बात हमारी, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, इस वक्त मुल्क के मुफाद में नहीं है कि हम फौरन असम्बली तहलील करके फौरन इलेक्शन में जाते फिरे। इलेक्शन का ड्यू टाइम है, अगस्त है, असम्बली में कंप्लीट होना है 13 अगस्त को, उसके बाद से इंटरिम सेटअप आएगा और नए इलेक्शन होंगे, तो एक साल भी नहीं बचा हुआ, चंद महीने हैं, तो अगर सब्र कर लेंगे तो इनको क्या हो जाएगा? इनकी पॉपुलैरिटी में ऐसा अच्छा, कौन सी दम तोड़ देगी? जी ठीक है सलमा भट्ट साहब, तो जनरली पॉपुलर है। और दूसरी बात यह है कि मुल्क के मुफाद में इस वक्त ये है कि हम जो ये महंगाई छोड़कर गए हैं, जो सुरंगें खोद कर गए हैं, जो ये बिजली के लगे हुए प्रोजेक्ट का हालत करके गए हैं प्लांट्स के, जिसकी वजह से बिजली नापैद हो चुकी है और महंगी तरीन हो चुकी है, जो इमरान खान जो बारूदी सुरंगें खोद के गए हैं उन, और जो IMF को जिस हालत में ही छोड़कर गए थे, और IMF को आगे लेकर चलना जितना बड़ा मसला था, डॉलर जहां पर जा रहा था जिसको हम रोक नहीं पा रहे थे। पाकिस्तान के मसाइल बिजली का बिल है, पाकिस्तान के मसाइल लोगों के ये हैं कि वो कहते हैं कि हमें पेट्रोल महंगा पड़ता है, पाकिस्तान के लोग अवाम ये कहती है कि हमें दाल खाने को नहीं मिलती, वो कहते हैं हम रोटी खाएं कि हम पेट्रोल डलवाएं, हमें फैसला करना पड़ता है कम्यूट करें या खाना खाएं, बच्चे को स्कूल भेजें या माँ बाप की दवाई लें। लेकिन जाहिर है कि सलमा साहिबा, जी सलमा साहिबा, कौन है? सलमा साहिबा, आप लोग तो ये कहते थे ना, और हम भी ये तवक्को करते थे, हमें भी ये लगता था, और आप लोग भी ये कहते थे कि भाई हम ट्रेन है, एक्सपीरियंस है, इसहाक डार साहब आएंगे, मईशत संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, और ऐसा हुआ नहीं है। ये भी तो अपनी आप क्या चाहती हैं कि अच्छा, आप चाहते हैं कि रात को सोएं सुबह उठें और सब कुछ ठीक हो चुका हो? ये चाहते हैं आप लोग? इंडिकेशंस एटलीस्ट मिल जाए, इंडिकेशंस मिल जाए। जहाँ पे आपको IMF ये कहती है कि जो खान साहब मुआहदे कर आए थे IMF के साथ, जो स्टेट बैंक बेचकर गए इमरान खान साहब, उन मुआहदों के बाद IMF की जो अगली हमने डिफॉल्ट से बचने के लिए जो डिफॉल्ट पॉइंट पर पहुंचा कर गए अप्रैल में पाकिस्तान को, उससे बचने के लिए जो IMF की नई हमने किस्त ली है, जिस हाल से लिया आपको नहीं पता, जिस मुल्क के लोगों को नहीं पता, जिस मुल्क में हम जाते थे अपने दोस्त ममालिक के पास हेल्प आउट करने, वो कहते थे पहले IMF से क्लियरेंस लेकर आए, और IMF कहता था कि मेरी पूरी कड़ी तरीन शरायत जो इमरान खान साहब दस्तखत कर गए वो मानो पहले, और वो अगर हम मानते हैं तो उसका नतीजा आपने देखा कि वो अवाम भुगत रहे। आप एक ऐसी कंडीशन में हमने हुकूमत उठाई, क्यों उठाई? हम बड़ा, हमारे लिए बहुत आसान था, हमारा ग्राफ तब पॉलिटिकली बहुत हाई जी बिल्कुल, और इमरान साहब का ग्राफ बहुत नीचे था, हमारे लिए बहुत आसान था, हम 1.5 साल और इंतजार करते, ये आज इमरान खान साहब का कोई टिकटे भी न ले रहा होता, इनके तो कोई, इनके पास कोई बैठना पसंद ना करता। हमने उस टाइम में आके इतनी बड़ी अपनी सियासी कुर्बानी दी है, हमने आके इस दलदल के अंदर छलांग मारी है, हमें नहीं पता था, हम सियासी लोग नहीं है, हमें नहीं पता कि सियासी फायदे किन चीजों में है, हम वो सारा कुछ छोड़ के इसलिए आए थे कि हम ये चीज डिफॉल्ट संभालना चाहते थे, और ये बात सबको पता थी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो डिफॉल्ट से पाकिस्तान एग्जैक्टली, इसलिए मुस्लिम लीग नून की और PDM की हुकूमत। हाँ, लेकिन जी बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि रातों रात कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इंडिकेशंस मिल सकते हैं, जैसे कि इसहाक डार साहब कह रहे थे कि 180 तक डॉलर होना चाहिए, वो इंडिकेशंस हमें नजर नहीं आए। कि आप देखें कि लोगों को जो है डॉलर मिलता नहीं है मार्केट में, हर रोज उसके रेट जो हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो ये सब इंडिकेशंस हैं जो एटलीस्ट पॉजिटिव होने चाहिए। चलें जी ठीक है, जुल्फकार साहब आपके पास आती हूँ। जैसे कि अभी ये बात हो रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए, कब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, अगर इलेक्शन इस वक्त इमरान खान साहब वाकई असेंबलियों को तहलील कर देते हैं तो फिर तो आप लोग फिर उसके बाद तो एटलीस्ट अपने फैसले पर, अपनी बात पर कायम रहेंगे कि इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। देखिए, जब बिलावल भुट्टो साहब ने साल के फरवरी के महीने में 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च स्टार्ट की थी और 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने से पहले 12 दफा कह चुके थे खान साहब को कि आप असेंबलियां तहलील कर दें, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, हम इलेक्शन में जाते हैं, आप भी आए, हम भी आते हैं, इलेक्शन में जाते हैं। अगर हमने 8 को हम इस्लामाबाद पहुंच गए तो हम तहरीक में एतमाद डाल देंगे, और ये दावे करते रहे इनके सारे लीडर्स कि जनाब आप दिखाएं, आप तहरीक एतमाद करके दिखाएं, आप इसको कामयाब करके दिखाएं, आपके पास नंबर पूरा नहीं है। और खान साहब की एक ऑडियो आई जिसमें इन्होंने कहा कि 5 बंदों को मैंने पैसों से मैनेज भी किया है। अब असल बात कहने की कि जिस टाइम पे खान साहब को हम कह रहे थे
बिलावल साहब कह रहे थे कि आप असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन में आए, उस टाइम ये आए नहीं। फिर आईनी और कानूनी तरीके से इनको असम्बलियों के थ्रू, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू घर भेजा, और फिर ये पीडीएम की हुकूमत आई। देखे, इस हुकूमत के अंदर जितने इत्तेहादी बैठे हैं ना, सब ने अपने मैनिफेस्टो छोड़ के, अपनी इकोस को छोड़ के, अपने एजेंडास को छोड़ के, अपने जो समझ लें कि एक कॉम्प्रोमाइज करके सारे एक दूसरे के साथ मुखालफीन आके बैठे, सिर्फ किस लिए? पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए, जो कि खान साहब में ना तो इनमें ना इनके हवारियों में ना तो काबिलियत थी ना अहलियत थी, क्योंकि पौने 4 साल के अरसे में इन्होंने डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और इखलाकियात में पाकिस्तान को पूरे तरीके से तबाह करके रख दिया था। अमेरिका आपसे नाराज था, बाइडन को ये कॉल करते थे, नहीं फोन उठाता था, मोदी को ये कॉल करते थे, नहीं उठाता था, चाइना आपसे नाराज था सीपैक के ऊपर, आईएमएफ आपका प्रोग्राम नहीं कर रही थी, जी ठीक है जुल्फकार साहब, लेकिन मेरा सवाल तो बिल्कुल सिंपल था कि अगर आपको नहीं निकाल रही थी। जी ठीक मेरी है बात खत्म होने दें। जी जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ना। इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन कितना बड़ा था, और आईएमएफ के पास इन्होंने जो एग्रीमेंट किया, इस हुकूमत को उसी एग्रीमेंट की पासदारी, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल 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 हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल मुख्तलिफ था कि अगर इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील करते हैं तो क्या आप लोग इलेक्शन कॉल करेंगे? की जो मुद्दत है वो अगस्त तक अगर होनी है वो पूरी होगी, और जब इस असेंबली का टेन्योर पूरा होगा तो इंशाल्लाह इलेक्शन भी हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बसरा साहब, अगर ये सूबाई असेंबलियां तोड़ देते हैं। जी ठीक है, मैं इसके ऊपर आती हूँ, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट आती हूँ। बसरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बसरा साहब, अभी यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब ऐलान तो कर चुके हैं, और मुश्किल ये है कि उनके अपने लोग ही, उनकी अपने जो इत्तेहादी हैं वो भी शायद इस वक्त असेंबलियां तहलील करने पर एग्री नहीं हो रहे, तो क्या इमरान खान साहब को एक बार फिर यू टर्न तो नहीं लेना पड़ जाएगा? चलिए, पहले तो मैंने अपने दोनों कलीग्स को सुना है और किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मुझे उम्मीद है चूंकि मैं फोन पे हूँ तो दोनों मुझे सुन लेंगे। देखिए, जुल्फकार अली बदर साहब मेरे छोटे भाई हैं, और मेरे उस पॉलिटिक्स में जो उस्ताद थे ना, जहांगीर बदर साहब, ही वाज इंस्टीट्यूशन इन पॉलिटिक्स। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनके बेटे हैं, इनके लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला ने भी सियासत के मैदान में कामयाब करे। बाकी मेरे कुलीग जो अक्सर बैठे हैं, मेरी एक बात सुन लीजिए आलिया। देखिए, हम सब लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं। वो क्या रहा है, जब से हमारी 2018 में हुकूमत बनी, रिटोरिक क्या था? रिटोरिक ये था कि इमरान खान सिलेक्टेड है, ये झुरलू असेंबलियां हैं, इमरान खान को आरटीएस बिठाकर जितवाया गया है, हम इन असेंबलियों पे लानत भेजते हैं, और बल्कि यहाँ तक कि जब हलफ दिलाना था कि हम इन असेंबलियों का हलफ नहीं लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो एज अ प्रोटेस्ट इन लोगों ने हलफ ले लिए। अच्छा, इन्होंने 3-4 लॉन्ग मार्च किए, और उनमें सबसे ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, और इवन जो लॉन्ग मार्च किए कोई महंगाई के खिलाफ, लेकिन उनका मतवा नजर यही था कि हमें इलेक्शन चाहिए, ये झुर्लू असेंबलियां हैं, हम इन असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। अच्छा बसरा साहब, एक इजाजत दीजिएगा, मैं जिमनी बात करने की इजाजत दे दे मुझे। जैसे कि आप कह रहे हैं ना सिलेक्टेड कहते थे, अब तो आपके इत्तेहादी जिनको 10 सीटों वालों को आपने वजारत आला दे दी है ना, अब तो आप उनका भी इंटरव्यू सुन लें, वो भी बात कर रहे हैं कि भाई उस वक्त भी 2018 में भी हमें कहा गया था कि आप इमरान खान का साथ दें, और अभी भी पंजाब में उन्होंने ही हमें कहा है तो हम वजारत आला लेके बैठे हैं। आलिया, मैं फिर कह रहा हूं कि जहां सच होगा मैं उसको तस्लीम करूंगा। देखें, कोई ये जो अभी मैं बाजवा साहब की तकरीर सुन रहा था, चले गए हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, उनको हमने भी एक्सटेंशन दी, इन्होंने भी एक्सटेंशन दी। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूं, बल्कि उन्होंने लगाया ही इन लोगों ने था। अच्छा, वो चले गए हैं, कोई माने या ना माने, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, कभी भी हमारी स्टैब्लिशमेंट एक तो ये समझ लें, हमें फौज जो है ना, ये एक इदारा है और इसको हम सलाम पेश करते हैं। इन्होंने बड़ी, दुनिया की बेहतरीन फौज है हमारी, हमें अपनी एजेंसियों पे फख्र है। स्टैब्लिशमेंट नाम है 3, 4, 5 अफसरान का, और हमेशा एक जो आईएसआई का विंग है वो पॉलिटिकल विंग है, इसको कोई माने या ना माने, इनकी मुदाखलत थी और आज भी है।
यानी कि आप मान रहे हैं कि आपकी हुकूमत को बैसाखियां देने वाले भी वही थे। आलिया मेरी बात सुन ले, आपके लिए बड़ी ये बात जो है ना कोई भी नहीं करेगा, मेरी बात सुन ले आप जी। ये हुकूमतें बनाते रहे हैं, ये हुकूमतें गिराते रहे हैं। हम सियासतदान इनके साथ मिलकर, जो बात मैं अपनी कहने लगा हूँ, इसको कोई माने या ना माने, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज तक तमाम लोग, इमरान खान तक सियासतदान इनके साथ रहे हैं, ये हमारे साथ रहे हैं। अल्लाह करे कि जो हमारा आइन कहता जो है, इस वक्त जी बिल्कुल और इस वक्त कह रही है जी बिल्कुल एपॉलिटिकल हो गए और ऐसा हो जाए, लेकिन ये सियासतदान होने दें तो फिर है ना, यहाँ पे ब्रेक शामिल करिए, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नासरीन, बात कर रहे थे कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का पहले भी रोल था और अब जो ए पॉलिटिकल वो हो गए हैं, उनको रहने दें खुदारा। बसरा साहब, आप लोग भी रहने दें उनको। आप उनको बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं कि आइए इलेक्शन करवा दीजिए, आइए हमसे मुज़ाकरात कर लीजिए। आप पॉलिटिकल लोगों से बैठने को तैयार नहीं है। मुझसे बात प्लीज कीजिएगा जी। वो भी ए पॉलिटिकल हो जाएं और जेन्युइन न्यूट्रल हो जाएं, और हमें भी अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे सब सियासतदानों को कि हम उनकी तरफ देखना बंद कर दें। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब आगे चलते हैं। इसको मैं ब्लेम करूंगा ना कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें वे फॉरवर्ड है। हम 70 साल हो गए हैं, इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था। वहां मुझे बता दें कहाँ 10-10 साल किसी आमर ने लगाए हैं, कहाँ वहां पर आके ISI या उनकी फौज असेंबलियां बनाती थी या इलेक्शन करवाती थी। इसमें हमारा कसूर भी था, उनका कसूर भी था। अब अल्लाह करे हम लोग माजी से सबक सीखते हुए आगे बढ़े। पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए आलिया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब ये इलेक्शन कहते थे ना करवाएं, हम इलेक्शन इसलिए, क्योंकि इनका एजेंडा क्या था, ये लोग कुछ लोग असेंबली से बाहर बैठे हुए थे। उस वक्त इनकी अवाम में पॉपुलैरिटी मौजूद थी। मीडिया ने बनाया हुआ था जी कि इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी। हम ये चाहते थे कि हम लोग 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं और हम इंशाल्लाह अपना एजेंडा जब मुकम्मल करके जाएंगे तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे। उस वक्त हम वीक पोजीशन में थे, हम इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। अच्छा, अब तो क्या आज हुआ है? यही वो नहीं कर रहे बसरा साहब, समझें। जब वो इलेक्शन डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने नहीं माना। बात मुकम्मल कर लेने देंगी, आपको जितनी सवाल की इजाजत ही नहीं रहेगी जी, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी जी। मैं बात कहने लगा हूं। अब क्या हुआ, अब इन्होंने पार्टियां इकट्ठी हुई अमेरिका साहब बहादुर के हुक्म पे। इन्होंने 13 पार्टियां, एक कभी सियासत होती थी भुट्टो एंटी भुट्टो पाकिस्तान में। हुआ यहाँ क्या, अच्छा, यहाँ अब सियासत है खान एंटी खान। सब पार्टियां मिलकर भी खान साहब को नहीं हरा पा रही। चले लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे साथ बाकी पार्टिसिपेंट भी हैं जी। मेरा मुकम्मल हो जाना था। एक लास्ट फिक्र है मेरा, ये लास्ट फिक्र है। अब ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है जी बिल्कुल। इसलिए आपने खुद ही एतराफ कर लिया कि उस वक्त आप अवाम में जाने के काबिल नहीं थे, आज वो नहीं है। सलमा साहिबा, ये जो बात हो रही है कि जाहिर है कि आप लोग इसलिए इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी वोट बैंक जो है आप लोगों का डैमेज हो गया है। इसका एतराफ आपने खुद भी किया है यकीनन। लेकिन अगर आप लोगों का ये फैसला होगा कि सूबाई असेंबलियां तहलील हो जाती हैं और हम सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन करवा देते हैं और इमरान खान की पॉपुलैरिटी के मुताबिक कि अगर वो विन कर जाते हैं तो और जनरल इलेक्शन में फिर वफाकी हुकूमत पर भी असर पड़ेगा। सूबाई अगर हुकूमतें उनकी पास होंगी और आप वफाक में करवाएंगे तो ये आप लोगों का कमजोर डिसीजन इस वक्त नहीं होगा कि नेक्स्ट भी आप इमरान खान साहब को गवर्नमेंट दे देंगे। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, ऐसा ही हिसाब है आप लोगों के लिए। तो ऐसी बात नहीं कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। पहली बात है कि इमरान खान पर मुश्किल है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो असेंबलियां तहलील करेंगे। ये तरफ उन्होंने कहा है, डरावा डाला था। और दूसरी बात एज यूजुअल, क्योंकि उनके पास सिवाय डराने धमकाने के और गाली गलौज करने के और कुछ भी नहीं होता ना। अगर आप उनका देखें, मुझे तकरीर करते हैं, उनकी तकरीर भी तो हमने सुननी होती है ना। सिर्फ अब ये शौकत बसरा साहब कुछ कह रहे हैं, जो गुफ्तगू आज कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, मैं बड़ी इनकी कदर करती हूँ। एक पुराने सियासी वर्कर हैं और
अगर यही इन्होंने मशवरे शायद दिए भी हों, अगर खान साहब आज से 3 या 4 महीने पहले ये वाली गुफ्तगू कर रहे होते जो आज शौकत बसरा साहब कर रहे हैं, तो शायद इनके ये हालात ना होते। और दूसरी बात ये है कि आपने इनकी मकबूलियत देख ली है लॉन्ग मार्च के दौरान, जो अभी हालिया लॉन्ग मार्च है उसमें मकबूलियत खुल के सामने आ गई है कि कितनी क्या मकबूलियत थी इनकी। और इनकी तीसरी बात ये है कि अब आप कहेंगे कि पंजाब में जिमनी इलेक्शन जीते इन्होंने, मुझे पता है अगला आपका ये सवाल होगा कि उसमें 15 सीटें जीत के 20 में से, बिल्कुल वो जीत गए। उसकी कुछ वजूहात थी, उसकी वजूहात में से उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि इमरान खान पॉपुलर बहुत है, उसकी बहुत सारी वजूहात थी कि हमने जिन लोगों को दिया था, टिकट दिया था, वो हमारी सिलेक्शन जो थी वो एक ऐसे बैगेज के साथ वो लोग आए हुए थे जो कि अभी बिल्कुल ताज़ा तरीन था, और वो पीटीआई से आए हुए थे लोग, और उनके पास बैगेज था पीटीआई का, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मार खानी पड़ी इलेक्शन के अंदर। हम ये तो नुकसान है जो हमने उठाया। आप देखें हमने कहाँ पे किस फ्रंट पे नुकसान नहीं उठाया। हम जो कहते हैं हमने बहुत नुकसान उठाया, उसमें से एक ही बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हमने ये हुकूमत ली और जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हमने जो सियासी फैसले किए, वो बड़े कठिन फैसले थे, वो बड़े मुश्किल फैसले थे, वो हमारे लिए बड़े भारी गुजरे हैं, हम पे गिरान गुजरे हैं। मैं तो ये तस्लीम करती हूँ। और दूसरी बात रही कि जो आप बार बार आपका एक सवाल है कि सूबाई इलेक्शन क्या होने चाहिए कि नहीं, अगर आप गौर करें आलिया, तो इलेक्शन कमीशन ने जो तखमीना दिया है पंजाब और केपी के इलेक्शंस का, वो है 22 अरब रुपए का खर्चा अगर हम ये कराते हैं, और अगले साल इलेक्शन है फिर, तो एक ही साल में इलेक्शन कमीशन 2 दफा मुतहम्मिल नहीं हो सकता इतने बड़े अखराजात का। इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं होते, उसके पीछे बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। और पाकिस्तान क्या इस बात का मुतहम्मिल है? अगर ये पाकिस्तान के सगे हैं इमरान खान साहब, और ये वाकई पाकिस्तान के हक में और अवाम के हक में सब कुछ करें, तो क्या इस वक्त इनको खामोश नहीं हो जाना चाहिए? मुल्क की सूरत हाल देख के, बिजली के बढ़ते हुए बिल देख के, महंगाई देखकर, लोगों की आहो पुकार सुनकर, लोगों की बेरोजगारी देखकर, लोगों की बीमारी की तकलीफ का अजाला करने के लिए अद्वियात की कमी होने देखकर, या इनको अपनी नहीं सलमा साहबा, नहीं, बिल्कुल नहीं, एज ऑपोजिशन अभी इलेक्शन कराओ, मैं नहीं मानता। जब से आए वो कहते हैं बस मैं नहीं मानता, जो मैं कहता हूँ बस वो करो। ऐसे नहीं होता सियासत, ऐसे ये उनकी वो नाबालिग है सियासी तौर पर, वो सियासी तौर पर इमेच्योर हरकतें करते हैं, क्योंकि उनकी कोई सियासी तरबियत ही नहीं है, उनकी कोई सियासी ओरिएंटेशन ही नहीं है। उनको लगता है कि इट्स ऑल अबाउट अ क्रिकेट मैच। पाकिस्तान इज नॉट अ क्रिकेट मैच। लेकिन जाहिर है कि वो भी इस वक्त वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, और इस वक्त मेन पार्टी वो हैं, और अगर कुछ महंगाई है, हुकूमत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ऑपोजिशन उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहिए, हर सूरत करना चाहिए, वरना तो ऑपोजिशन नहीं होगी। प्रेशराइज आप ये करें कि महंगाई कंट्रोल करें, या हुकूमत को आप प्रेशराइज ये करना चाहते हैं कि नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कभी इलेक्शन हो, इसलिए अभी इलेक्शन कराओ? अच्छा, ये क्या प्रेशर है? जी, राइट, गॉट इट। जी जुल्फकार साहब, जैसे मैंने सलमा साहिबा से भी यही सवाल किया कि इस वक्त इमरान खान साहब अगर असेंबलियां तहलील कर देते हैं, आप लोग इस बात पर बजीद हैं कि वफाक को रखना है, हर सूरत वफाक को रखना है, तो सूबाई सतह पर अगर इलेक्शन कॉल करते हैं, इमरान खान साहब फिर सूबाई असेंबलियों से जीत जाते हैं, तो ये तो अगले 5 साल के लिए आ जाएंगे, तो आपको तो अगले जनरल इलेक्शन में वफाक के लिए मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा अगर सूबाई सतह पर ये मौजूद रहेंगे। तो देखें, ये जो आपका है, ये एक अजम्पशन है कि खान साहब आ जाते हैं, इतना आसान नहीं है। अगर इलेक्शन होते हैं सूबाई असम्बलियों के, तो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट इलेक्शन, चैलेंजिंग है, खास तौर पे पंजाब की जो बैटल ग्राउंड है उसके अंदर खान साहब को इतनी आसानी नहीं होगी, क्योंकि 2018 में जब ये इलेक्शन जीते थे, और ये जीते नहीं थे, इनको जिताया गया था। द पीपल हु मैटर, उस टाइम पे फैसला करने वाली कुव्वतों ने इन्होंने बहुत सारी सीटें एक्स्ट्रा जितवाई थी, चंद सौ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सारी सीटों पे हरवाया गया था। तो जब लोकली जाके इलेक्शन होंगे और इस मौजूदा हालात में होंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन खान साहब के लिए करना विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि खान साहब ने जितनी गवर्नमेंट भी की अपने 4.25 साल के अरसे में, तो उसके अंदर खान साहब को सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, ना तो उनमें, ना उनके हवारियों में, ना काबिलियत थी, ना अहलियत थी, जो साल के 12 मौसम और जर्मनी और जापान की सरहद को मिला देते हैं, और 200 इकोनॉमिक बंदे की इकोनॉमिक टीम का दावा लगा के 8-9 महीने कहते हैं कि हम कशकोल नहीं उठाएंगे, फिर IMF के पास जाते हैं, IMF अपनी मर्जी का इनको मुर्गा बना के IMF एग्रीमेंट साइन करवाता है। तो आप सोचें कि जिस शख्स के पास ना विजन हो, ना काबिलियत हो, ना अहलियत हो, उसने इस मुल्क की क्या खैर ख्वाही करनी है, कैसे आगे लेके चलना है। जब ये बैटल ग्राउंड में आएंगे
तो वहां पे इनको लग पता जाएगा कि यहाँ पे इतना आसान नहीं है और इट्स गोइंग टू बी अ टफ चैलेंजिंग इलेक्शन, स्पेशली इन पंजाब। और जब इलेक्शन होगा तब पता चलेगा, क्योंकि एक चीज ये है कि इनको देखिए नुकसान क्या है। एक तो जब इन्होंने हुकूमत छोड़नी है, केयर टेकर सेटअप आना है और 90 डेज के लिए आना है और 90 डेज के अंदर फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की मर्जी के साथ चीजों को मॉनिटर करना है। तो वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लोकल जो इनको सपोर्ट हासिल है आज की डेट में, वो नहीं होगी। फिर इनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, फिर इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट नहीं होगी जो कि पहले इनको 100% सपोर्ट थी। फिर इस तरह करके बहुत सारे ऐसे सेक्शंस और सेक्टर्स हैं जहां से खान साहब को अंडरग्राउंड या हिडन तरीके से सपोर्ट मिल रही थी, वो नहीं होगी। तो इट्स खान साहब के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। इनको कई दफा सोचना पड़ेगा इस फैसला करने से पहले, क्योंकि खान साहब ने ये जो डायलॉग सियासी स्टंट खेला था 26 नवंबर को कि जी हम असेंबलियों को तोड़ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। आज देखें कि कौमी असेंबली ने इन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं, लेकिन आज भी ये लोग तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब सरकारी घर में भी रिहाइश रखे हुए हैं। तो जब ये पंजाब असेंबली या केपी असेंबली डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हालात आते हैं और किस तरीके से मामला चलते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ इजी टास्क। नहीं, जैसे कि आपने कहा है कि जुल्फ़िकार साहब के इनके लोग अभी तनख्वाहें ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में भी कहते हैं कि बैठे हैं, तो भाई स्पीकर आपका है, वो इनको नोटिस भेजे, इनके इस्तीफे एक्सेप्ट करे और इनसे पार्लियामेंट लॉजेस भी खाली करवाए और तनख्वाहें भी उनकी रुकवाए। ये तो जाहिर है इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप लोग क्या करते। स्पीकर ने ना, स्पीकर हैज टू गो बाय द बुक्स। उसने एक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर फॉलो करना है और उन्होंने नोटिस किया है मेंबरान को कि आप आए, आके बताएं कि इस्तीफा आपने लिखा है। तो वो जब स्पीकर के पास इन पर्सन पेश नहीं होंगे तो स्पीकर कोई पिस्टल रख के तो नहीं बैठा हुआ कि उनको जबरदस्ती कह के भाई पेश ही हो, उठा लूंगा। ये तो ऑनरेबल मेंबर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी लीडरशिप और बाकी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप इस चीज पे बिलीव करती है कि सियासत में रवादारी, इखलास और इज्जत और एहतराम होनी चाहिए। तो ये आ जाए वहां पे पेश हो स्पीकर के आगे, अगर इन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं और मंजूर करवाने हैं, जैसे पहले कुछ सीटों पे इलेक्शन करवाए हैं, जो आके अपना इस्तीफा मंजूर करवाएगा उसी तरह से इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस हो जाएंगे। अच्छा सलमा साहिबा, ये अभी एक प्लान जो पहले चल रहे थे कि गवर्नर राज लग सकता है, लतीफ खोसर साहब ने कहा कि ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरी तरफ कि ये कि असेंबलियों को तहलील होने से बचा लिया जाएगा, कोई तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है, गवर्नर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कह सकता है। तो अभी ये सारी ऑप्शंस बैकफुट पर क्यों चली गई हैं? अभी क्या वजह रही है? नहीं जी, गवर्नर राज तो हम कभी इसके इतने कोई हक में नहीं थे और गवर्नर राज हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, तहरीक अदम एतमाद जरूर आ सकती है, वो हमारा आईनी हक है और वो अपोजिशन कभी भी ला सकती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। हम क्यों ना कहें कि वजीर आज़म, तो उसके लिए नंबर गेम आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोगों के पास नंबर गेम है कि अगर ऐसा होता है तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे? जी बिल्कुल, हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगर हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे तो वो इंशाल्लाह कामयाब भी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा PMLN से। हमारे साथ ही शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका भी। नाज़रीन, इस वक्त ज़ाहिर है कि हुकूमत के लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर हुकूमत के लिए मुश्किल डिसीजन लेने हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए भी कोई कम मुश्किल नहीं है कि वो इलेक्शन में जाएँ या फिर वो अपनी असेंबलियों में ही रहें। अगर इलेक्शन में जाएंगे तो वफाक के होते हुए सूबाई हलकों में इलेक्शन करवाना और उनके नताइज अपनी मर्जी के लेना उनके लिए बहुत टफ होगा। इसीलिए शायद उनको वक्त लग रहा है कि अभी तक वो कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे। लेट्स सी। लेकिन इस वक्त मुल्क में हिजानी कैफियत है कि किस तरह से आगे मुल्क बढ़ेगा। अगर इसी तरह से रहा, इसी तरह से पोलराइजेशन रही और कोई फैसला नहीं कर पाए तो मुल्क के लिए मजीद नुकसान होगा। मुल्क के लिए सोचें, खुदारा सियासत के लिए नहीं। इस वक्त मुझे प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।